रूस था जिसका नाम था दाऊद इब्राहिम। आर्म्स लाए थे, एक्सप्लोसिव लाए थे। हमारे सामने आया, इसका नाम था इकबाल मिर्ची। करप्ट जज के खिलाफ एफआईआर नहीं बनी, 80 लाख रुपए और कहा जज को दिया। वो जज बाद में चीफ जस्टिस बना। वो चीफ जज तक चीफ जस्टिस के साथ बैठता था, वही जजमेंट लिखता था। इस उन्होंने मुझे करप्शन तो मैंने शुरू से ही देखना शुरू किया, सीखा है और उसने छोड़ दिया। क्लैपिंग फाइल हुई, सैम को उसकी टीम को बुला लेंगे वापस। जो सिंह के संजय सिंह का बाप थे, वो सीनियर थे इस बार, तो उनको हिम्मत तो नहीं पड़ी उनको हटाने की। उन्होंने क्या किया, अजीब ऑर्डर पास किया। जितने भी स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स कई भी डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, सब जज ट्रायल कर रहा था, जो सख्त जज था उसे हटा। एक दूसरे जज गया है, अब मुझे पता है, उसको प्रॉमिस किया कि अगर आप संजय सिंह या अमिताभ मोदी को छोड़ देंगे तो आपको हाई कोर्ट का जज बना देंगे। इज ए रियलिटी एंड ट्रायल इज नॉट डाइवर्स फ्रॉम रियलिज्म। और हुआ भी। इनको छोड़ने के बाद 4 महीने बाद वो हाई कोर्ट का जज। हमने अपील फाइल की हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में वो जज था ही, तो उनके जान पहचान वहां से छोड़ दिया। फिर हमने 2012 में, जब मैं एलजी का एडवाइजर था, आप जानते हैं वहां सुप्रीम कोर्ट में कैसे छूटा। मैंने खुद जाके 80 लाख रुपए दी और उसके बाद संजय सिंह छूट। और वो जज जब सुप्रीम कोर्ट जज बना, उसके पहले वाला सुप्रीम कोर्ट केस फरमा के मैंने खुद कहा करप्ट जज की शेयरिंग में करप्शन। तो मैंने 1967 से 1996 तक लिखा। ये स्पेशल जज ट्रस्ट है, तो उन्होंने भी फैसला किया तो रहेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है टेल्स ऑफ सेन। दोस्तों, आज का जो एपिसोड है हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है, बहुत हॉट टॉपिक पे है, विच इज द करप्शन इन द हायर जुडिशरी। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम सर से बात करेंगे करप्शन जो एक बहुत ही सुप्रीम और बहुत ही एपेक्स लेवल तक चला गया है। हमारे सामने न्यूज़ आती है कि सुप्रीम कोर्ट, इवन हाई कोर्ट के जजेस पे करप्शन के चार्जेस लगते हैं, करप्शन लिस्ट में आ गए हैं। तो इसी टॉपिक पे हम जानेंगे सर का क्या टेक है। हम सर से बात करेंगे व्हेन सर वाज इन सर्विसेज के 70s 80s या लेट 90s के टाइम में क्या सर ने करप्शन जो जुडिशरी में है क्या उनका सामना करा था, एंड बहुत सी बातें इसमें जानेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। गुड इवनिंग सर। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने आज के इस एपिसोड के लिए इतना इंटरेस्टिंग एंड इतना हॉट टॉपिक लिया, विच इज करप्शन इन द हायर जुडिशरी। सर, आज के इस एपिसोड के लिए पर्सनली मेरे काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं, एंड मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, जब हमारे सामने ऐसी कोई न्यूज़ आती है कि जजेस पे या जुडिशियल ऑफिसर्स पे करप्शन की लिस्ट में वो फॉल कर रहे हैं, तो मेरा पर्सनली मन काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। तो पहला सवाल मेरे से आपसे यही रहेगा कि जैसे कि वी आर वेल अवेयर ऑफ कि आपने 35 टू 36 ईयर्स आपने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में बिताए हैं विच वाज मेड टू प्रिवेंट करप्शन या इकोनॉमिक ऑफेंसेस के लिए सीबीआई ने काम किया है। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं इन द ईयर ऑफ 2025? आपके नजर में आज के टाइम में एक करप्शन की डेफिनेशन क्या है, एंड आपका क्या टेक है करप्शन जो जुडिशरी में देख रहे हो? प्लीज आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। करप्शन तो मैंने शुरू से ही देखना शुरू किया था। 63 का मैं भर्ती हूँ, ट्रेनिंग हुई 65 में, मैं कलकत्ता पोस्टिंग हुई, वहाँ तो नहीं देखा। दिल्ली आया, दिल्ली में एक केस मैंने डिटेक्ट किया जिसके बारे में मैंने बोला है। एसटीसी का एम्प्लॉय, 2 चेक उसने फोर्ज किए थे, उसके 2 फोर्ज्ड अकाउंट्स, एक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में और एक इलाहाबाद बैंक में उसने खोले थे करंट अकाउंट, और 2 फोर्ज चेक्स वहाँ डिपॉजिट किए थे। मेरे तरफ से तफ्तीश में कोई कमी तो नहीं थी, मैंने उसके हैंडराइटिंग प्रूव करा लिया था, उसके यहाँ से डॉक्यूमेंट्स मिले थे, डायरीज मिली थी जिससे कनेक्शन मिल रहा था, और मैं श्योर था जो कन्विक्शन हो जाएगा। ट्रायल कोर्ट, स्पेशल जज सीबीआई सेशन जज का, उसने एक फॉल्ट पाई। अब जब आप हैंडराइटिंग प्रूव करते हैं, एक तो स्पेसिमेन राइटिंग एक्सपर्ट के पास होता है और एक होता है एडमिटेड राइटिंग्स। ये टाइपिस्ट था, तो इसके एडमिटेड राइटिंग्स मुझे मिले थे क्योंकि वो कार बुक करता था, वो प्रोटोकॉल सेल ऑफ द एसटीसी में था, कार बुक करता था जाने आने के लिए, और वो हाथ से लिखता था। तो कार बुक करने के जो डॉक्यूमेंट्स थे, वो उसके जो इमीडिएट बॉस थे मिस्टर मंजूरन, उन्होंने आइडेंटिफाई किया तो इसी के लिखे हुए हैं। और जहां ये जमा करता था, उसने भी कहा ये अब रमेश चंद्र शर्मा लिख के मुझे देता था,
मैंने उनको लिखते हुए नहीं देखा है, पर ये उन्हीं के लिए कार बुकिंग होती थी और ये लेखा उसी का है। तो मेरी तरफ से एडमिटेड राइटिंग भी आ गए थे, स्पेसिमेन राइटिंग्स भी आ गए थे, और एक्सपर्ट ने ओपिनियन भी दे दी थी ये फोर्जरी इसी ने की है। तो चेक दोनों फोर्ज हो गए। चेक जो 10 रुपए का था उसने 10,800 कुछ रुपए का बनाया था, और जो 38 का था उसको 38,900 रुपए का कुछ बनाया था। तो ओपिनियन मेरे पास थी। कोर्ट में जब बयान हुआ तो मंजूरन हॉस्टाइल हो गया, उसका बॉस। उसका कारण था, एक दूसरे तफ्तीश में मैंने मंजूरन के वाइफ को चालान किया था जब वो ओएनजीसी की रेसिडेंट मैनेजर तेहरान में थी, वहां पर उसने गवर्न किया था, तो नाराज था मेरे से। तो कोर्ट ने होल्ड किया जो एडमिटेड राइटिंग प्रूव नहीं हुई है, इसीलिए एक्यूज नहीं है। बाकी सब प्रूफ था, उसका एड्रेस प्रूफ था, उसी चेक से करंट अकाउंट का एड्रेस उसका घर था, डायरीज थी। अब बाद में पता लगा जो वो उसने पैसे खा के किए, और उसका वकील भी बाद में बहुत माना हुआ वकील बना, मिस्टर माथुर। उस समय में ही वाज कमिंग अप, पैसे खाए और उसने छोड़ दिया। तो अपील फाइल हुई, जस्टिस हरदयाल हाडी, उनके कोर्ट में अपील फाइल हुई, और उस कोर्ट ने होल्ड किया द ट्रायल इज नॉट ए गेम ऑफ विट्स, assessment of evidence is not artificial, crime is a reality and trial is not divorced from realism करके उन्हें दोनों फौजों में सजा दी। तो करप्शन इन द हायर जुडिशरी एड्रेस्ड बाय द सुपीरियर जुडिशरी, ये पहला इंसिडेंट रहा हमारा। दूसरे इंसिडेंट के लिए इंतजार करना पड़ेगा। ये हुआ 1982 का केस, अक्टूबर का ही महीना था। 82 में सिकंद करके एक आदमी नाम था, ज्योति सिकंद, सिकंद मोटर्स का एयर था, उसको बॉम्ब से सुंदरनगर में उड़ा दिया गया था, एक्सप्लोसिव बॉम्ब से। एंड लकीली जिसके साथ वो रहता था, लिव इन कर रहा था, वो उस दिन नहीं थी। वो अपने डॉटर्स को सनावर स्कूल है शिमला के आसपास, वहां गया हुआ था, गई हुई थी। तो वो तो बच गई और ये मर गया। ये केस 9 महीने दिल्ली पुलिस के पास रहा, दिल्ली पुलिस ने कोई डिटेक्शन नहीं किया। फिर मेरे पास आया, मैं तब एसपी था सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट का। वो ट्रांसफर कराया एलजी साहब ने दिल्ली पुलिस से सीबीआई को। सॉल्व हुआ, बहुत एविडेंस हमने कलेक्ट किया, जो बॉम्ब एक्सप्लोजिव बना था उससे लिंक किया, और सबसे बढ़िया लिंक हमने किया, जो जिस एक्सप्लोजिव पार्सल में बॉम्ब आया था उसमें जो एड्रेस टाइपराइटर था, टाइपराइटर एड्रेस, उसको हमने प्रूव कर दिया उसी टाइपराइटर स्कूल से हुआ है जो उसने पॉइंटिंग आउट में हमें दिखाया था। और हमको सुप्रीम कोर्ट का 5 बेंच कंस्टिट्यूट करना पड़ा टू मेक ए टाइपराइटर एक्सपर्ट एन एक्सपर्ट अंडर सेक्शन 45 ऑफ द एविडेंस एक्ट। तब तक 1952 का जजमेंट था, ये टाइपराइटर एक्सपर्ट नहीं होता है अंडर सेक्शन। ये मुझे करना पड़ा, पहले 3 बेंच से अप्रूव कराए, फिर 5 बेंच से अप्रूव कराना पड़ा। उसके बाद केस ट्रायल में गया और ट्रायल कोर्ट में कन्विक्शन हो गई। जो अपील फाइल हुई हायर कोर्ट में, जज साहब मुझे लगता है इन्फ्लुएंस्ड हो गए, बिकॉज जीती चौधरी का जो वकील था वो तब तक हाई कोर्ट जज बन गया था, और उन्होंने डिफेंस विटनेसेस पर ज्यादा रिलाई किया और उसे छोड़ दिया। जहां तक ट्रायल जज ने कहा था कि मैं चाहती भी हूं तो नहीं छोड़ सकता, इतना एविडेंस है, कंप्रेसिव करप्शन में फिर ये छूट गया, मुझे लगता है, नहीं तो कोई छोड़ने की बात ही नहीं थी। फिर देखिए सैयद मोदी का मर्डर, वो 1988 में हुआ। उसको इनिशियली टेररिस्ट किलिंग माना गया, उस जमाने टेररिज्म खूब हो रहा था,
तो पंजाब सेल के पास आ गया और मैं इंचार्ज था। मैं उस टाइम हैदराबाद था ट्रेनिंग में। तो इमीडिएटली आफ्टर किलिंग तो मैंने ज्वाइन नहीं किया इन्वेस्टिगेशन, पर शायद 1-1.5 महीने बाद मैं आया। और तब इन्वेस्टिगेशन करते हुए मैंने इसे टेररिज्म किलिंग से अलग करके मैंने कहा ये पैशन की किलिंग है। और सैयद मोदी की जो वाइफ है अमिता मोदी, उसका अफेयर संजय सिंह के साथ चल रहा था और वो एविडेंस ऑफ अफेयर मैंने निकाला। और जब सैयद मोदी को पता लगा और वो डिवोर्स देने में एकदम इनकार कर दिया, तब उसे मरवाया संजय सिंह ने। संजय सिंह कांग्रेस में था, उसके बाद वीपी सिंह के पार्टी में था। कांग्रेस में उसका बड़ा जोर था। हमारे मिनिस्टर साहब ने डायरेक्टर को कह के भेजा, जे सेन को कहिए जे संजय सिंह की तफ्तीश न करे। डायरेक्टर साहब ने मुझे पूछा क्या बात है, मैंने समझाया क्यों करना ज़रूरी है। तो डायरेक्टर साहब ने मिनिस्टर साहब को कहा कि सेन लखनऊ में इंचार्ज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है और वो जैसे वो ठीक समझता है वैसे कर रहा है। हम उसे यहाँ से इंस्ट्रक्शंस तो नहीं दे सकते हैं, पर अगर आप चाहते हैं तो हम सेन को और उसकी टीम को बुला लेंगे वापस, दूसरी टीम भेज देंगे। तो दूसरी टीम भेजने की साहस नहीं हुई। मैंने तफ्तीश की, मैंने उसे अरेस्ट किया, अमिता मोदी को अरेस्ट किया और मैंने अखिलेश सिंह का बयान भी लिया और मैंने समझा एक पुख्ता केस मैंने बनाया। राजीव गांधी की गवर्नमेंट खत्म हो गई थी, वीपी सिंह आ गए थे। वीपी सिंह के संजय सिंह दामाद थे। वीपी सिंह के बड़े भाई के बेटी से गरिमा सिंह के साथ संजय सिंह का शादी हुआ था। तो पहले तो उन्होंने हमारे डायरेक्टर साहब पर जोर लगाया, कौन, जो जॉइंट सेक्रेटरी वीपी सिंह के थे मिनिस्ट्री में, मिस्टर भूरेलाल, उन्होंने जोर लगाया कि आप स्पेशल प्रोसिक्यूटर को हटा दीजिए और फिर केस की ट्रायल करिए। तो हमारे डायरेक्टर थे मिस्टर राजेंद्र शेखर। ये कहानी उनके जूनियर एडिशनल डायरेक्टर मिस्टर एसके दत्ता ने मुझे खुद बताया। राजेंद्र शेखर कहे एसके दत्ता को चलते हैं, आज प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, हो सकता है कि हमारी दोनों की वर्दी उतर जाएगी पर हमको जाना है। तो गए दोनों, मिले प्राइम मिनिस्टर से भूरेलाल से और कहा स्पेशल प्रोसिक्यूटर हम नहीं बदलाएंगे, आप चाहें तो हम दोनों को हटा सकते हैं। वो सीबीआई थी उस समय। तो उनको हिम्मत तो नहीं पड़ी उनको हटाने की। उन्होंने क्या किया, अजीब ऑर्डर पास किया, जितने भी स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स कहीं भी डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं सब डिसमिस्ड। रेलवे से स्पेशल प्रोसिक्यूटर है, पुलिस में कहीं भी है, सारे डिसमिस। सिर्फ जो प्रोसिक्यूटर गवर्नमेंट के हैं, हमारे अपने भी होते हैं प्रोसिक्यूटर्स, ये स्पेशल केस था तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर लगा था, वो करेंगे केस। तो बाकी तो रहा, पर हमने सीबीआई में जब मुझे पता लगा, मैंने प्रेस को साथ लिया और प्रेस में बहुत अच्छी तरह इसके बारे में निकल आया। तो उनको वापस स्पेशल प्रोसिक्यूटर को नियुक्त करना पड़ा, वो वापस नियुक्त हुए और उसके बाद उन्होंने जो जज ट्रायल कर रहा था, जो सख्त जज था, उसे हटा दिया। एक दूसरे जज ले आए और मुझे पता है उसको प्रॉमिस किया जे अगर आप संजय सिंह और अमिताभ मोदी को छोड़ देंगे तो आपको हाई कोर्ट का जज बना देंगे। और हुआ भी। इनको छोड़ने के बाद 4 महीने बाद वो हाई कोर्ट का जज बना। हमने अपील फाइल की हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में वो जज था ही, तो उनके जान पहचान थी, वहां से छूट गया। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में फाइल की अपील। सुप्रीम कोर्ट में जब केस चल रहा था, मेरे पास एक दिन डायरेक्टर ने कहा तुम इस केस को हार रहे हो। नए डायरेक्टर आ गए थे, तब तक मैं ज्वाइंट डायरेक्टर बन चुका था, काफी दिन हो गया था, डीआईजी से मैं ज्वाइंट डायरेक्टर बन चुका था। तुम्हारा ये केस जा रहा है, संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट भी छोड़ देगी। ठीक है, छोड़ दिया। अब 2012 में जब मैं एलजी का, ये हुआ था इंसिडेंट 1996 के पहले, 2012 में जब मैं एलजी का एडवाइजर था, तो एक दिन मैं ग्रीवेंसेस अगेंस्ट दिल्ली पुलिस भी संभालता था। तो एक दिन एक एडवोकेट हैं, उनका नाम ले लूं, मिस्टर पीके दे, आजकल वो गुजर गए हैं, सुना 6 महीने पहले गुजर गए। मिस्टर दे मुझसे मिलने आए बाद में।
देखा सर, मैं आपको जानता हूँ। कैसे? ना आपने सैयद मोदी का केस तफ्तीश किया था। हाँ, आप जानते हैं वहां सुप्रीम कोर्ट में कैसे छूटा? नहीं छूट गया, मैं जानता हूँ। केस तो अच्छा है, केस तो बहुत बढ़िया था। मेरे सी उन्होंने मुझे 80 लाख रुपए दिए और कहा जज को दिया। वो जज बाद में चीफ जस्टिस बना। वो चीफ जस्टिस करंट चीफ जस्टिस के साथ बैठता था, वही जजमेंट लिखने वाला था। मैंने खुद जाके उसे 80 लाख रुपए दिए और उसके बाद संजय सिंह छूट गया। और वो जज जब सुप्रीम कोर्ट जज बना, उसके पहले वाला सुप्रीम कोर्ट जज जो जे एस वर्मा थे, उन्होंने खुद कहा ये करप्ट जज है, इसको मैं मेरा सक्सेसर नहीं नॉमिनेट कर सकता हूँ। फिर भी करना पड़ा क्योंकि ही वाज द सीनियर मोस्ट। जुडिशरी में करप्शन तो मैंने 1967 से 1996 तक देखा। और मेरे बॉम्बे ब्लास्ट केस में सबसे ज्यादा करप्शन मैंने देखा, नॉट रिलेटेड टू द बॉम्बे ब्लास्ट, बट जब मैं तफ्तीश कर रहा था बॉम्बे ब्लास्ट केस में, टाडा में सारे मुलजिम पकड़े गए थे। अब टाडा का अपील फ्रॉम ट्रायल कोर्ट ले टू द सुप्रीम कोर्ट, ये एक्यूज को पता नहीं था। तो एक एक्यूज था जिसका नाम था दाऊद इब्राहिम। वो काफी आर्म्स लाए थे, एक्सप्लोसिव लाए थे। तो हम तफ्तीश कर रहे थे उसे पैसे कैसे उसे मिल रहे थे। तो एक नाम हमारे सामने आया जिसका नाम था इकबाल मिर्ची। एक्चुअली इसका नाम था इकबाल मेमन, पर उसकी फैमिली मिर्ची की बिजनेस करती थी, उसका नाम इकबाल मिर्ची था। तो उसका रोल हमें पता लगा कि ये पैसे वैसे इसने इकट्ठे किए थे, इसके बेसिस पर आर्सेनल एंड आर्म्स आए थे रत्नागिरी बॉर्डर के थ्रू। तो उसके खिलाफ हमने तफ्तीश शुरू की और पता लगा कि ये बम्बे में भी कभी रहता है, लंदन में भी कभी रहता है। तो बम्बे का उसका घर, लंदन का घर का एड्रेस हमें मिला, तो हमने कोर्ट से सर्च वारंट्स लिए। बॉम्बे का सर्चेस तो मैंने ऑर्डर किए मेरे डीआईजी को करने के लिए, और लंदन के घर के लिए मैंने अपना वारंट स्कॉटलैंड यार्ड को भेज दिया। हमारी जान पहचान थी, मैं जाता रहता था लंदन, और ऐसे भी स्कॉटलैंड यार्ड बड़ी मेरी मदद की है, बहुत केसों में मेरी मदद की। वो सर्च हुई, तो सर्च में जो डॉक्यूमेंट मिले उसमें देखा गया जिस इकबाल मिर्ची ने 25,000 पाउंड्स ऑलरेडी चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट आनंद मोहन भट्टाचार्य को दे रखा है। अब वो चीफ जस्टिस चाहता है रिकॉर्ड। तो इकबाल मिर्ची ने जो मेल भेजा एसएस मुसाफिर को, जिसने एक पब्लिशिंग हाउस खोल रखी थी, रॉयबर्ग पब्लिशिंग हाउस, ये चीफ जस्टिस डॉक्यूमेंट चाहते हैं जो उनके 2 किताब ये पब्लिशिंग हाउस पब्लिश कर रही है, बैकडेटेड डॉक्यूमेंट्स, और उनकी यूरोप एंड अब्रॉड सेल होगी। तो रॉयल्टी रॉयबर्ग पब्लिशिंग हाउस उनको 2 साल में $80,000 देगी फॉर पब्लिशिंग मुस्लिम लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड $70,000 देगी फॉर पब्लिशिंग हिंदू लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये रॉयल्टी जो देगी, इसके एडवांस 25,000 पाउंड ऑलरेडी दे दिया गया है। तो जो 25,000 पाउंड ड्राइव दिया था रेगुलराइज करने के लिए चीफ जस्टिस डॉक्यूमेंट मांग रहे थे। ये डॉक्यूमेंट हमने चीफ जस्टिस अहमदी को दिखाए और एफआईआर करने के लिए इजाजत मांगी, उन्होंने मना कर दिया। मैं कहता मैं इससे रेजिग्नेशन ले लूंगा। पर बॉम्बे बार को इसके बारे में पता लगा। बॉम्बे बार सुप्रीम कोर्ट में आई और कहा रेजिग्नेशन इनका मत लीजिए और इन पर सीबीआई का केस होना चाहिए। बेंच बैठी थी जस्टिस रामास्वामी के साथ, उन्होंने जजमेंट दिया ये जजेस के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, जज अपने पीयर से उनके एलिगेशंस को देखेगी और एक्शन लेगी, नहीं तो कॉन्फिडेंस इन द जुडिशरी खत्म हो जाएगी। द करप्ट जज के खिलाफ एफआईआर नहीं बनी और उसने रिजाइन किया, कलकत्ता चला गया और कलकत्ता में जाके नेशनल लॉ कॉलेज कलकत्ता में
ये भ्रष्टाचार देखिए। इसी का केस दूसरा है, दाऊद इब्राहिम ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस करके एयरलाइंस यहाँ चला रहा था। हमने जब दाऊद के कुछ हेंचमैन पकड़े और उनको शेल्टर देने वालों का नाम पता लगाया, तो उसमें कल्पनाथ राय भी आ गए, एक बीजेपी के मेंबर थे, रेसलर, नाम याद नहीं है उसका, क्या, शरण सिंह, वो, और काफी मिनिस्ट्री के लोग आ गए जिन्होंने एनपीसीए गेस्ट हाउस में उनको जगह दी थी। और टाडा में सेक्शन भी न्यू ऐड हो गया था, जो गैंग के मेंबर्स हैं उनको सेक्शन दिए तो टाडा उनके खिलाफ लगेगा। हमने पकड़ के ट्रायल दिया, जस्टिस ढींगरा के कोर्ट में ट्रायल चली, सारे कन्विक्ट हो गए। जब सुप्रीम कोर्ट के पास गई, जस्टिस मुखर्जी ने होल्ड किया जो ये गूल्स तो हैं, पर ये जो गैंग मेंबर्स को जो टाडा एक्शन लेगी वो लॉ अप्लाई नहीं करता इन पर हार्बरिंग का लॉ तो अप्लाई करता था। हार्बरिंग में तो डाल सकते थे, उन्होंने नहीं डाला, सबको छोड़ दिया। और जो जस्टिस ढींगरा ने जितनी सजा दाऊद के गूंस को दी थी, उससे ज्यादा सजा उनको दी, दिखाने के लिए जो बड़े फेयर है। पर जिन्होंने शेल्टर दी, सबको छोड़ दिया। इनका दूसरा केस देखिए, दाऊद इब्राहिम की जो ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस ही फंड कर रहा था, वो भी हमने प्रूव कर दिया था। साबू चाकू जो ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस चलाता था, वो कौन था? वो विंसेंट जॉर्ज का ब्रदर इन लॉ था। और विंसेंट जॉर्ज कौन था? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का प्राइवेट सेक्रेटरी। तो सब पार्टी मिले हुए हैं। इसी में तफ्तीश करते हुए हमें पता लगा द ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस इज ऑल्सो एन एजेंसी फॉर लॉन्ड्रिंग मनी। कैसे? ईस्ट वेस्ट एयरलाइन की एक ट्रेड लिंक थी, ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस ट्रेड लिंक्स, उसके थ्रू टिकट खरीदा जाता था जो ट्रैवल ऑन ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस। हमने देखा एक कंपनी है मुसलियर एंड सन्स, वो भी टिकट बेचता है ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस का। तो हमने उसके बारे में पता लगा, नो ऑफिस, नो स्टेशनरी, नो कार, नो एम्प्लॉय। जो ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस के डायरेक्टर है वही उनके 3 एम्प्लॉय है। डायरेक्टर्स वहां पर अपना काम दिखाते हैं। और उन्होंने दिखाया जब ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस टिकट बेच रही थी, वो भी टिकट बेच रहे थे, और 2 साल में 9 करोड़ रुपए उन्होंने कलेक्ट किए। नो ऑफिस, नो स्टेशन। क्या हमें इन्वेस्टिगेशन में पता लगा, जिस नाम से टिकट ईस्ट वेस्ट ट्रेड एयरलाइन बेचती है, जिस डेट में बेचती है, साइमल्टेनियसली मुसलियर एंड सन्स अपने रिकॉर्ड में वही नाम, वही टिकट, उतना ही अमाउंट एंटर करती थी। मैंने डुप्लीकेट टिकट होता था। हमने भेजा इनकम टैक्स के असेसमेंट ऑफिसर, 2 ईयर का असेसमेंट किया, हेल्ड देम गिल्टी। ये 9 करोड़ रुपए लॉन्डर किया इन्होंने। ट्राइब्यूनल में जजेस लोग बैठते हैं, जजेस ने कहा जो इन्वेस्टिगेशन नहीं की, जो 9 करोड़ रुपए कहां से आए। सोर्स ऑफ 9 करोड़ तो बताते, हो सकता है इनके ऑफिस नहीं है, स्टाफ नहीं है, स्टेशनरी नहीं है। उन्होंने डिफेंस लिया जो ये 9 करोड़ रुपए ईस्ट वेस्ट ट्रेड एयरलाइंस इनको दी है फॉर बाइंग शेयर्स, पर इन्होंने तो अपने रिकॉर्ड में दिखाया था, इन्होंने कलेक्ट किया है। तो इन्होंने होल्ड किया, जब 9 करोड़ रुपए कैसे आए असिस्टेंट ऑफिसर ने नहीं देखा है, तो हम इसको नहीं मानते, ओवरटर्न कर दिया। जज साहब ने, ट्राइब्यूनल के मेंबर्स तो जज ही होते हैं, ये जब इन्होंने दिखाया नहीं ये 9 करोड़ का क्या सोर्स है, और ये कह रहे हैं 9 करोड़ हमने ईस्ट वेस्ट से लिया है उनको, हम इसको मान लेते हैं। अरे आपने दिखाया अपने रिकॉर्ड में, ये टिकटिंग क्या है, टिकटिंग फॉल्स है, नहीं मानते। तो जुडिशियल करप्शन 1967 से राइट टिल 1996 मैंने देखा है। सीबीआई ऑफिसर्स इसको कन्फ्रंट किया है और फेस किया है। सर, जैसा कि आपने अपने इम्पोर्टेंट केसेस के थ्रू बताया कि कैसे 67 से 96 तक आपने करप्शन देखा, सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि प्रेजेंटली इन 2025 हम क्या अप्रोच, इंटरनेशनल अप्रोच है, इंटरनेशनल कोई मैकेनिज्म हो जो आपको पता हो, क्या हम अपना सकते हैं इस करप्शन को ओवरकम करने के लिए? तो प्लीज आप थोड़ा बताइए उसके बारे में। अमेरिका, the FBI is under the Attorney General, but Attorney General is a political appointee like here. He doesn't, the FBI doesn't function under the bureaucrats.
And FBI has dual powers. FBI इंटेलिजेंस की काम भी करती है, इन्वेस्टिगेशन की काम भी करती है। और CIA जो है फॉरेन इंटेलिजेंस देखती है, इंटरनल इंटेलिजेंस। अब यहाँ CBI सिर्फ इन्वेस्टिगेट करती है, IB इंटरनल इंटेलिजेंस देखती है, रॉ फॉरेन इंटेलिजेंस देखती है। तो अटॉर्नी जनरल लीगल ऑफिसर इंचार्ज होता है। यहाँ अगर कोर्ट्स को किसी तरह इंचार्ज शायद हो नहीं सकता, पर अगर कोर्ट्स का कंट्रोल हो CBI पर शायद चीजें, पर वो तो शायद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पॉसिबल नहीं है। पर रिट पावर्स तो है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं राइट लोग? या आप इसको CBI को दे दीजिए, क्योंकि कोर्ट तो नहीं मानती है। राइट कलकत्ता में कोई कंसर्न नहीं है, RJ कौर मेडिकल कॉलेज की तफ्तीश हुई, राइट राइट तो कोर्ट के पास ज्यादा तो लोग जाएं और मांगे CBI से इन्वेस्टिगेट कराया जाए, और CBI में अच्छे लोग हो इन्वेस्टिगेटर्स, CBI में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो, जो सिर्फ डिटेक्टिव से बनेंगे। सिर्फ पूरा डेपुटेशन से भरा हुआ CBI कभी देश के लिए अच्छा नहीं हो सकता। सर जैसा कि आपने बताया कि CBI ऑफिसर्स को कन्फ्रंट करने चाहिए, दे मस्ट नो द लॉ। तो एंड सर मेरा आपसे सवाल है कि क्या डिफरेंस है जो पहले के CBI ऑफिसर्स इतनी बोल्डली डिसीजंस पे अपने इम्प्लीमेंट करते थे एंड जो आज के जो CBI ऑफिसर? देखो, करप्शन तो रहेगा, पर इसको कन्फ्रंट करने वाले भी लोग होने चाहिए। CBI में थे, हैं शायद, हमने तो कन्फ्रंट किया। एक किस्सा मैंने नहीं सुना है, वो भी सुना देता हूँ। जब बॉम्बे ब्लास्ट का केस हो रहा था, तब चीफ मिनिस्टर थे और बॉम्बे पुलिस तफ्तीश कर रही थी, और मैं एसोसिएटेड था विद द तफ्तीश। बाद में हमें टेक ओवर करना था, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे लगा दिया था कि आप तफ्तीश को देखो, क्योंकि चार्जशीट के बाद आपको फर्दर तफ्तीश आप ही को करनी पड़ेगी। जब बॉम्बे पुलिस कहेगी उनकी तफ्तीश खत्म हो गई, उनकी तफ्तीश खत्म होने के बाद हमने टेक ओवर किया और 17 सप्लीमेंट्री चार्जशीट डाली। हमने इतना इनकम्प्लीट इन्वेस्टिगेशन पाया। डिस्कशन में बॉम्बे पुलिस ने कहा हम वो एक सेक्शन लगाएंगे इनके खिलाफ, ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द कंट्री। मैंने कहा ये सेक्शन लगता नहीं है। वेजिंग वॉर आप तभी लगा सकते हैं जब कोई सेसेशन ऑफ द कंट्री के लिए फाइट करता है, अलग कंट्री बनाना चाहता है, जैसे खालिस्तान। जो खालिस्तान मांगते हैं और बम ब्लास्ट करते हैं, उनके खिलाफ लगा सकते हैं। उन्होंने तो कोई कंट्री तो मांगा नहीं था। खैर, चाहते थे जो मुसलमानों के अगेंस्ट सेसेशन चार्ज लगे उनको हिंदू वोट मिले। मैंने मना किया, सुना नहीं, उन्होंने चार्जशीट में डाल दी। मैं क्या कर सकता? जब केस चार्जेस के लिए आर्ग्यूमेंट शुरू हुई, तो मेरा जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे मद्रास से, मिस्टर नटराजन, उन्होंने कहा जब मुझे तो वेजिंग वॉर का एविडेंस नहीं मिल रहा है। मैंने कहा मुझे तो शुरू से ही नहीं मिल रहा था, तो मैं तो इसे ड्रॉप करूंगा। मैंने कहा गवर्नमेंट तो चाहती है आप करें, बट यू आर द स्पेशल प्रोसिक्यूटर, यू हैव फुल पावर्स। तो मैंने कहा आप ड्रॉप मत करिए, आप कहिए जो एविडेंस कम है, इसके बारे में जो एविडेंस आएगी तो मैं देखेंगे। अभी फिलहाल मैं इस पर आर्ग्यू नहीं कर रहा हूँ, पर इसको शुरू में मत कहना, सारा आर्ग्यूमेंट के बाद अब कहना। वो कोर्ट में गए, देखा मजीद मेमन जो एडवोकेट दूसरी साइड के थे, वो तैयार होकर आए थे सिर्फ इस चार्ज को मिलने के लिए। उन्होंने सोचा वेजिंग वॉर का इरेज करेंगे और मैं से डिमोलिश कर दूंगा, केस खत्म हो जाएगा। और बाकी जो सेक्शंस के थे, कंस्पिरेसी, मर्डर, एक्सप्लोजिव यूजेस, उसके बारे में वो तैयार नहीं थे। उनको लगा, तो उन्हें जाते ही कह दिया मैं वेजिंग वॉर ड्रॉप कर रहा हूँ। और मेमन साहब का केस कोलैप्स करके वो बोल ही नहीं पाए, बाकी सेक्शंस सारे चार्जेस लग गए। और मैं था नहीं कोर्ट में उस दिन। मैंने कहा था बाद में करना इसको, मैं गवर्नमेंट को थोड़ा बता दूं। मैं गोवा था किसी काम से, तो जब मैं गोवा से बॉम्बे आया तो पता लगा जी चार्ज तो ड्रॉप हो गया है। और बहुत गुस्से में मुझे कमिश्नर ऑफ पुलिस बॉम्बे ने कहा he has decided to fix you. What have you done? He had told us to lay that charge. Fix me. मैं दिल्ली आया तो सब नाराज, डायरेक्टर अनप्लीज्ड, होम सेक्रेटरी पद्मनाभ भैया, वो महाराष्ट्र का डायरेक्टर था पेशी, तो मुझे बुलाया गया। डायरेक्टर साहब भी साथ गए, एडिशनल डायरेक्टर भी साथ गए। उन्होंने मुझे तंग नहीं किया क्योंकि उनको भी पता था लॉ। ये what has the prosecutor done and why didn't you tell us? मैंने कहा the prosecutor decided to drop the charges and I told him not to till I informed the government, but he has not listened to me. He has dropped the charges. What can be done? I said he has dropped the charges. If we can collect evidence, the charge can be reframed again. नहीं, government is very unpleased. मैंने कहा then sack the prosecutor. मैं तो रिटायर करने वाला था 2 साल में। मैंने कहा sack the special prosecutor. दूसरा स्पेशल प्रोसिक्यूटर लगा देते हैं, वो आर्ग्यू कर लेगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट तो आप कभी परमानेंटली ड्रॉप तो कुछ होता ही नहीं है, आर्ग्यूमेंट तो हम कभी भी कर सकते हैं।
उनको लॉ का पता नहीं था, मुझे तो पता था लॉ का, तो चुप हो गए। देखो मैंने कहा स्पेशल प्रोसिक्यूटर आपने अपॉइंट किया, वो मालिक है केस का, उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, और उसका बॉस अटॉर्नी जनरल ही हो सकता है और कोई नहीं है, तो आप उसके खिलाफ अटॉर्नी जनरल को कंप्लेन कर दीजिए। लेट अस सी व्हाट द अटॉर्नी जनरल सेज। मिलन बैनर्जी वाज द अटॉर्नी जनरल। मैंने कहा हाँ ठीक है, तो उन्होंने एक मेमोरेंडम बनाने के लिए मैंने बनवा दिया और कंप्लेंट हो गई, चाहिए रॉन्गली ड्रॉप कर दिया। मिलन बैनर्जी ने उससे डिस्कस किया, फिर ठोक के लिखा राइटली ड्रॉप्ड, ये सेड राइटली ड्रॉप्ड, चुप हो गए सर। तो करप्शन हाई जुडिशरी में नहीं है, करप्शन सरकार में भी है। But one has to confront confront. If you know the law, you can confront. The answer is confront the corruption. And I did confront. अब CBI में right people are not there. एक तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम यूपीएससी इनटू सीबीआई खत्म है, क्योंकि हम लोग सुनते नहीं थे बात, सिर्फ स्टेट से डेपुटेशन में आ रहे हैं। और तुम जानते ही हो स्टेट्स में, जैसे परंजॉय ने कहा उस दिन, स्टेट्स के आईपीएस ऑफिसर्स आर यूज्ड टू बीइंग पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड। दूसरी बात है जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट रिट पावर्स है, रिट पावर्स का यूज करिए। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट यूज करती है ना, जिस स्टेट में कंसर्न नहीं है सीबीआई की फंक्शनिंग, वहां भी इन्वेस्टिगेशन कराती है। कैसे कराती है? रिट पावर से। तो सीबीआई को भी, पीपल को भी ये रिट पावर का यूज करना चाहिए। बार बार जाके कहना चाहिए सीबीआई से तफ्तीश कराइए, और सीबीआई में करेक्ट ऑफिसर होना चाहिए, सीबीआई में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, सीबीआई में ट्रेन डिटेक्टिव्स होने चाहिए। और सीबीआई में अगर भ्रष्टाचार हो सीबीआई के अंदर, पहले हमारे जमाने में अगर कोई भ्रष्ट निकलता था उसे डिसमिस किया जाता। कितने ऑफिसर डिसमिस हुए, डीआईजी तक करप्शन चार्ज में पकड़े गए हैं, एसपी करप्शन चार्ज में पकड़े गए हैं, डिप्टी लीगल एडवाइजर तक, प्रोसिक्यूटर भी करप्शन चार्ज में पड़े गए। हमारे यहाँ एक स्पेशल यूनिट होता था जो हमारे अंदर करप्शन को देखता था। तो सीबीआई के अंदर करप्शन को वॉच रखिए, कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स के रिट पावर को यूज करिए, और सीबीआई में ऐसे अफसर हो जो भ्रष्टाचार को कन्फ्रंट करें और काम करें, जैसे मिस्टर कात्रे कराते थे, जैसे मिस्टर विजय रामा राव ने हमारे सामने, उन्होंने एक दफे भी नहीं कहा पद्मा राव सैन ने गलत किया है ड्रॉप करा के। सैन ने क्या कर सकते, सैन ने जो किया किया है। अगर आप चाहते हैं तो एविडेंस कलेक्ट करना चाहिए, हम कोशिश करेंगे एविडेंस के। तो कन्फ्रंट, ऑनेस्ट ऑफिसर्स शुड कन्फ्रंट द करप्ट, and we need honest officers inside the CBI. We don't need only deputationists, we need insiders. Sir, you were telling me about one case when you were the superintendent of police. No, when I was DIG. When I was DIG CBI. And I was in charge of Jaipur branch, Jodhpur branch and Ahmedabad branch. Yes, जो sir. SPs के अंडर थे। What was that case? तो मैं रेगुलर इंस्पेक्शन करता था इन ब्रांचेस का। 2 इंस्पेक्शन होते हैं, एक क्राइम और एक एडमिनिस्ट्रेटिव। तो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्पेक्शन के लिए जयपुर गया था, और ड्यूरिंग इंस्पेक्शन मैंने पाया कि बहुत से क्रिमिनल केसेस जो तफ्तीश खत्म हो गई है और एक्यूज को डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए उसके डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है, पर कोर्ट में जाके क्लोज नहीं हुए। क्योंकि जब आप कोर्ट क्रिमिनल केस करेंगे और उसे आप प्रोसिक्यूट नहीं कर रहे हैं तो आपको कोर्ट में अप्लाई करना पड़ता है फॉर क्लोजर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। तो मैंने पूछा इतने केसेस कोर्ट में क्यों पड़े हुए हैं, क्लोज क्यों नहीं हुए अभी तक? तो मुझे एसपी ने बताया जो स्पेशल जज है हमारा वो भ्रष्ट है, और जो केस हम डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए भेज देते हैं और उसके लिए कोर्ट क्लोज करने की दरखास्त देते हैं और क्लोज करता नहीं है, वो एक्यूज को बुला के उससे पैसे मांगता है, पैसे मांग के क्लोज करता है। पैसे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो क्लोज नहीं करता है। तो मैंने सुनने के बाद मैंने कहा इसके लिए बात करनी पड़ेगी। तो चीफ जस्टिस ऑफ द राजस्थान हाई कोर्ट से मैंने टेलीफोन में बात किया। मिस्टर JS वर्मा जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, वो चीफ जस्टिस ऑफ द राजस्थान हाई कोर्ट थे। तो मैंने उनको फ़ोन लगाया, तो वो मेरा परिचय दिया। तो उन्होंने कहा आप ज़रूर आइए, पर घर आइए, वी विल हैव टी टुगेदर एंड टॉक, नॉट इन द कोर्ट। वेरी गुड। शाम को फिक्स हो गया। उसी दिन शाम को मैं उनके घर चला गया। जयपुर में गांधीनगर में उनको कोठी मिली हुई थी। चाय पीते पीते मैंने उनको बताया ये स्पेशल जज भ्रष्ट है, अपने तरीके से बताया, और ये ऐसे किस्सा हो रहा है, तो साहब इसके बारे में कुछ आपको करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, 7 दिन मुझे टाइम दो, मैं इसके बारे में इंक्वायरीज करूँगा। मैंने कहा ठीक है सर, मैं जोधपुर जा रहा हूँ फॉर इंस्पेक्शन, और मैं 7 दिन बाद ही लौटूंगा जोधपुर से, तो फिर दोबारा मिलेंगे। 7 दिन बाद में वापस आया, मैंने फिर फ़ोन किया, बोला हाँ मिस्टर सर आप आ जाइए, वहीं मिलते हैं घर पर, फिर चाय पियेंगे साथ। तो मैं गया, देखा मैंने इंक्वायरी कर ली, आपकी एलिगेशन बिल्कुल दुरुस्त है, ये करप्ट है। और मैंने पूछा
एडमिनिस्ट्रेटिव जज को, तो उसने बताया कि इज ए करप्ट जज, वी डोंट नो व्हाट टू डू विथ हिम, सो वी पोस्टेड हिम एज स्पेशल जज सीबीआई, क्योंकि सीबीआई के केसेस में क्या पैसे खाएगा, वहाँ तो ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन होती है। अब ये नया तरीका उसने निकाला है, हमें पता नहीं था इसके बारे में। मैं अब क्या करेंगे, मैं ऐसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, रजिस्ट्रार जोधपुर हाई कोर्ट भेज दूंगा, जयपुर से हट जाएगा, रजिस्ट्रार बन जाएगा। तो उन्होंने भी सिर्फ ट्रांसफर ही किया उसका।